हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो 2025 बोर्ड एग्जाम में आप 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल 100% की गारंटी मेरी है, करके जरूर आओगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी लोग इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये जो वायरल मॉडल पेपर है आप सभी की बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग समय कितना मिलेगा आपको बोर्ड परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट निर्धारित हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि निर्देशों को पढ़कर ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है। चलिए, पहला है यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर के 2 खंड रहेंगे, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, इस मॉडल पेपर को आप बिल्कुल 100% तैयार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न हैं वायरल प्रश्न हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर, यानी अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आप ना तो काट सकते हैं, ना ही इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन है। खंड बा जो है यह 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे। 2 तरह के प्रश्न होंगे और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में जो प्रश्न आएंगे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है, इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगला निर्देश है, दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बिल्कुल अच्छे से बांध दीजिएगा और जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं उनके लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न और 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करके उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को रट लेना, 100% की मेरी गारंटी है।
यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो फ्रांस की क्रांति मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की क्रांति हुई थी सन 1789 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए एक प्रश्न के साथ एक और प्रश्न आप लोग तैयार कर लो। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा यदि प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में? तो सन 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड। तो चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम, यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, फ्रांस देश से। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में और फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी सन 1848 ईस्वी में। यहाँ पर 3 प्रश्नों से यानी यहाँ पर 2 प्रश्नों से मैंने कई प्रश्न आपके क्लियर करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, इसका सबसे मुख्य कारण क्या था? तो मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि एक पुस्तक है जो बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आ चुका है, हिंद। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। और यह पुस्तक लिखी किसके द्वारा गई है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। हिंद स्वराज जो कि प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी जी हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। इस पुस्तक में असहयोग आंदोलन के बारे में तर्क दिया था महात्मा गांधी जी ने कि यदि हम भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन की जड़ें मजबूत हुई हैं, यानी अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो पाया है। यदि हम उनका सहयोग छोड़ दें, यानी उनका असहयोग कर दें, उनका सहयोग करना बंद कर दें, तो क्या होगा? 1 साल के भीतर ही ब्रिटिश शासन की नींव हिल जाएगी और क्या हो जाएगा? अंग्रेज जो है धीरे धीरे भारत को छोड़कर चले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। और असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? तो इसका प्रमुख कारण था रॉलेट एक्ट। बी वाला ऑप्शन सही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना गया था, काला कानून। यदि प्रश्न आता है कि काला कानून किसे कहा गया, तो उत्तर होगा रॉलेट एक्ट को। चलिए अगला प्रश्न है, थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों डिटेल में समझा रहा हूं एक एक प्रश्न को, ताकि सारी चीजें क्लियर होती चली जाएं और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न का आंसर क्या होगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी, यानी विश्व में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को रट लेना। मैं कहता हूं 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में। किस देश में? सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में। सी वाला ऑप्शन सही होगा, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। गुलामगिरी का लेखक कौन था? यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले जी गुलामगिरी के लेखक थे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, दिए गए विकल्पों में से गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। आपको याद करना है तो ट्रिक आजमा लीजिएगा। कपास में पहला अक्षर क्या है? का, यानी वर्ण क्या है? का है। और काली मिट्टी में भी पहला वर्ण क्या है? का है। तो का से कपास, का से काली मिट्टी, यानी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा या मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। और कहां पाई जाती है? दिए गए विकल्पों के अनुसार गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को, या घास के मैदान को, या सघन झाड़ी को, या हरे पेड़ पौधों को? तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही आ जाता है हरा सोना, यानी पेड़ पौधे भी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आ जाएंगे, घास के मैदान भी आ जाएंगे और सघन झाड़ियां भी आ जाएंगी। हरा सोना किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को कहते हैं। प्रश्न अगला है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सलाल बांध बना है किस नदी पर? यहां पर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया है। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और 2-3 बार से अधिक बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है यह। इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो दालें जो हैं रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, क्या सोना से, तांबा से, या बॉक्साइट से, या कोयला से? तो एंथ्रेसाइट का संबंध है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोयला से। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? दिए गए विकल्पों में से किस नगर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत देश से कोई वस्तु बेची गई और अमेरिका देश में खरीद ली गई। किस देश में? अमेरिका देश में। या अमेरिका से कोई वस्तु बेची गई और भारत देश में खरीद ली गई, या 3 देशों के मध्य हो गया व्यापार, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य हो गया इस तरह का व्यापार, तो इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक देश आपस में कुछ वस्तुओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान यानी आयात निर्यात करते हैं, तो इस तरह के व्यापार को विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज और याद कर लेना कि जब भारत देश, यानी जब देश है, मान लीजिए भारत हमारा देश है, मान ही क्या हमारा देश है ही, हम भारतीय हैं, हम सबको गर्व है कि हम लोग भारतीय हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, भारत देश में यदि उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई, यूपी से कोई वस्तु बेची गई और एमपी यानी मध्य प्रदेश में खरीद ली गई, तो इस तरह के आयात निर्यात को यानी वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार कहेंगे। जब देशों के बीच व्यापार होगा तो अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहा जाएगा। जब एक ही देश में अन्य राज्यों के बीच व्यापार होगा तो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक व्यापार। दोनों चीजें क्लियर हो गई ना? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर,
निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की व्यवस्था यह विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका और कठोर संविधान। यहाँ पर डी वाला ही ऑप्शन सही है। कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। प्रश्न अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी? 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1992 ईस्वी में। सी वाला ऑप्शन सही होगा। सन 1992 ईस्वी में क्या हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सन 2005 ईस्वी में। बी वाला ऑप्शन सही होगा। सन 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न भी पूछा गया है जिसका मैंने जिक्र किया था कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा का निर्गमन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1935 ईस्वी में। आप याद कर लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जीविका का मेरे प्यारे बच्चों प्रमुख स्रोत क्या है? हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और अधिकांश जो है यहाँ के निवासी कृषि पर ही निर्भर हैं, इसलिए हमारी जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब बारी आती है खंड बा की ओर बढ़ने की, और खंड बा के जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, और 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। चलिए प्रश्न यहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? अगला प्रश्न है, अथवा में कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 है यानी 2 है। किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। अथवा में प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। प्रश्न अगला है, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। अथवा में भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। और प्रश्न अगला है, यहाँ पर झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारण की समीक्षा कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना होगा। आप लोग जो है इस तरह के प्रश्न देखने को पाओगे 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न है, संक्षिप्त यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसे आंदोलन को यानी इस आंदोलन की सीमाओं पर एक प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर भारतीय संघ अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का आएगा। अथवा में भी यहाँ पर प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न अगला है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न का उत्तर। इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए।
प्रश्न अगला है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अथवा में भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तृतीयक क्षेत्रक क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अगला है प्रश्न यहाँ पर, अथवा में तृतीयक क्षेत्रक क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। फिर आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न निर्देश है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। यहाँ पर प्रश्न 9A के अंतर्गत है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के ही रेखा मानचित्र में इस चित्र के द्वारा समझाना है और लिखना है। तो वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी तरह के कुल 5 प्रश्न यहाँ पर हैं और कुल 5 प्रश्न यहाँ पर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग परेशान न हो, इन सभी चीज़ों को आप जो है अच्छे से तैयार कर लेना, यानी इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग तैयार कर लेना। यदि आपने जो है क्या किया है, बोर्ड परीक्षा 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करना ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें 2025 बोर्ड एग्जाम में। जय हिंद।